इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे एंड टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर प्रीवियस टॉपिक दैट वाज बेस्ड ऑन द रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अबाउट द मियांडरिंग एंड देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क। हम किस लिए करते हैं, किस पर्पज़ से करते हैं, उसके बारे में हमने ये 3 टर्म्स देखे थे लास्ट क्लास में। दैट इज़ द हाई वाटर ट्रेनिंग, दैट इज़ द ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज, लो वाटर ट्रेनिंग दैट इज़ ट्रेनिंग फॉर डेप्थ एंड मीन वाटर ट्रेनिंग दैट इज़ ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट। तो यदि मैं कहूँ हाई वाटर ट्रेनिंग मतलब कि जब भी पानी में डिस्चार्ज बहुत ही मात्रा में बढ़ जाता है तब उस केस में क्या होगा, द टेंडेंसी ऑफ फ्लडिंग विल बी देयर and when the tendency of flood will be there, then it will be inundating the banks which are in the surrounding or the adjoining region. So you have to guide the water, that is the excess water which is there, so that the discharge which is there, which it can be easily managed. Second is the low water training, that is training for depth. ये कब करना पड़ता है, because you have to go for the navigation purpose also. तो जब भी water is lesser in the river, that is the water depth is lesser, in that case you have to increase the depth in some or other way. Okay. And third is the mean water training, that is training for sediment, that is very much important. And ये अगर मैं पहले इस टर्म की बात करूँ तो ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, बिकॉज इट इज़ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम तो लो वाटर डेप्थ रहता है एंड यू हैव टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द वाटर। अब इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिसेस लानी पड़ेंगी। अगर मैं एक काम करूँ कि इफ दिस इज़ द विड्थ ऑफ द रिवर, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर, अगर मैं इसके विड्थ को कुछ ना कुछ कम कर दूं किसी एक, इफ आई से दैट आई कंस्ट्रक्टेड अ गाइड बैंक हियर, ओके, अ गाइड बैंक इज क्रिएटेड, तब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी विल बी इंक्रीज्ड एंड ऑल्सो द डेप्थ विल बी इंक्रीज। बेसिकली वेलोसिटी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जब विड्थ यहाँ पे डिक्रीज हुई रिवर की तो यहाँ पे जो वाटर डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। इसी तरीके से मीन वाटर ट्रेनिंग है, दैट इज ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट, जिसकी वजह से बेड स्लोप में अंतर आता है। द बेड स्लोप ऑफ द रिवर इट गेट्स चेंज्ड, इट गेट्स मॉडिफाइड। तो यहाँ पे जो पहला टर्म है दैट इज द हाई वाटर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज, इट्स मेन पर्पज इज फ्लड कंट्रोल। इट एम्स at providing sufficient river cross section for safe passage of maximum flood. So you have to give a certain portion of the area for the maximum flood passing. Third point is adjoining areas are made flood proof by construction of dikes or levee. Okay, so यहाँ पे भी आप देखिए तो this is the embankment which is there, okay, and this is the embankment also there. So what will happen when the water level in this natural drain, or I would say the river, increases to this level or to this level, then what will happen, it will be protected by this embankment here. So these are the embankment which are for the safety of the surrounding regions and it will be stopping the flooding which will be occurring. So this is the portion. Second is the low water training or training for depth. Its main purpose is to provide sufficient water depth इन नेविगेबल चैनल्स ड्यूरिंग द लो वाटर पीरियड्स। तो मैंने आपसे बताया कि ये बहुत लंबे समय तक रहता है। क्यों? क्योंकि लो वाटर पीरियड विल बी एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज बारिश तो सिर्फ 3 महीने होनी है, ओके, उसमें भी हर दिन तो बारिश होनी नहीं है। सो द मेन पर्पज और द मेजर रिवर ट्रेनिंग नीड्स टू बी डन इन दिस रिगार्ड। इट इज़ डन बाय कंसनट्रेटिंग एंड एनहांसिंग द फ्लो इन द डिजायर्ड चैनल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द विड्थ। मैंने आपसे जो अभी एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसमें हमने क्या किया था, एक गाइड बैंक बनाया जिसके कारण विड्थ जो है रिवर की कम कर दी। विड्थ कम करी तो वहाँ पे डेप्थ की वैल्यू बढ़ गई। सो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द विड्थ यू कैन ईजिली गो फॉर द इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द वाटर। थर्ड इज द मीन वाटर ट्रेनिंग, जो कि आपको यूजुअली सबसे ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ती है। इट्स मेन पर्पज इज द एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ द सस्पेंडेड लोड एंड द बेड लोड टू कीप द चैनल इन द गुड शेप. So that is also required for the efficient working of the channel, because if you say that this is the river stretch and what happens is that the water is being carried along and this portion has got now silted up. When the silt deposition has taken place in this region, then what will happen, the water which was flowing along this region also, now it has to traverse like this path, okay. So the width has like reduced here. So what will happen, it will try to make another bank, okay,
it will try to expand its bank basically, okay, by eroding the other side. So that is why you have to go for the mean water training or the training for sediments. So now let us see about the methods of river training, the types of the river training and the control works that we will be seeing in this topic here are the guide bank system, the embankments or the dikes, and third is the groin or spurs, then the fourth is the bank protection works, the pitched island and bundaling. तो ये कुछ मेथड्स हैं, अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे कि गाइड बैंक सिस्टम क्या है, एम्बैंकमेंट्स क्या है, ग्रोइंस किस लिए यूज़ होते हैं, कहाँ पे लगाएंगे, बैंक में लगाएंगे कि बीच में लगाएंगे, ओके, इन द विड्थ ऑफ द रिवर. सो whatever be the alignment of it and the cross section, we will be discussing it now. तो गाइड बैंक सिस्टम अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो डायग्राम आपको दिख रहा है इससे यूजुअली चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, बट यदि मैं एक डायग्राम और बना दूँ यहाँ पे, वेयर इन दिस इज़ द बैंक ऑफ द रिवर. अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द, लेट्स से river flow is from here, so the water is flowing like this, okay. So this is the left bank and this is the right bank of the river. Now what happens is कि if you make some weir here, okay, that is you create some obstruction in the path of the water, then what will happen, it will be trying to, the water will be increasing its depth there. हम यहाँ पे क्या करते हैं, we will be constructing a गाइड बैंक. अब गाइड बैंक क्या करेगा, इफ यू कंस्ट्रक्ट समथिंग लाइक दिस, अ स्ट्रक्चर विच इज समथिंग लाइक दिस, okay, something like this, then what will happen, the water which was usually freely flowing like this, first of all, now it has a constructed width, okay, now it will flow in this direction in this constructed region only, okay. So now the width has decreased. और ये काम किसने किया है, ये काम किया है गाइड बैंक ने, okay. So an extra bank basically is provided, so to guide the river in this particular channel, in this channel here. अब अगर मैं गाइड बैंक की बात करूँ तो आपको जो यहाँ पे इस साइड पे डायग्राम दिख रहा है, that is nothing but this diagram, okay, this one, in this portion, यही portion को I have shown it in the diagram here, in this diagram. तो अब हम एक एक करके बात करते हैं कि द फ्लो इज़ हेयर, ओके. इसी तरीके से एक इधर पे भी द गाइड बैंक विल बी देयर, ओके, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वाटर इज़ फ्लोइंग लाइक दिस नाउ. तो अगर वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, इफ आई से द टॉप ऑफ द गाइड बैंक, ओके, दिस इज द टॉप ऑफ द गाइड बैंक. तो ये सेंट्रल पोर्शन हो गया, ये रेज्ड पोर्शन है, ठीक, and this is the kink, nothing but it shows the extension of the entire portion of the guide bank. अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा यहाँ पे, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का होता है, ओके. दिस इज़ द एम्बैंकमेंट, ओके. जो आपको मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये टॉप ऑफ द बैंक है, वो क्रॉस सेक्शन आपका ये है, ओके. सो दिस इज़ द टॉप ऑफ द गाइड बैंक. तो दिस इज़ द सेंट्रल पोर्शन जो हमने क्रॉस सेक्शन में वहाँ पे देखा था, दैट इज़ दिस थिंग हियर, ओके, दिस पोर्शन. अच्छा, एक चीज़ पे देखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ पिच्ड है, दिस वन हेयर, बट दिस वन हेयर इज़ एन अर्दन एम्बैंकमेंट, अर्दन एम्बैंकमेंट, ओके. अब यहाँ पे पिचिंग क्यों कर रखी है, क्योंकि इधर पे वाटर फ्लो कर रहा है, यू कैन सी इट हेयर दैट द वाटर इज फ्लोइंग हेयर. तो यहाँ पे हमने पिचिंग कर रखी है, ओके. इन दिस पोर्शन ऑल अलॉन्ग इट्स लेंथ द पिचिंग हैज़ बीन डन. यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, स्टोन्स की पिचिंग कर रखी है, बट ऑपोजिट साइड में देयर इज़ नो वाटर फ्लो, तो यहाँ पे हमने अर्दन स्लोप बना दिया. सिमिलर थिंग इज इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग हियर, सी दिस इज द दिस पोर्शन. तो ये सेक्शन ए का है, ओके, दिस पोर्शन हियर. सेक्शन ए मतलब क्या हुआ कि आप जो है इधर से आप इसको इस तरीके से देख रहे हो, दिस इज द सेक्शन ए दैट यू हैव इजीली कंस्ट्रक्टेड हियर. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि जो एंगल है, दिस इज लाइक थीटा हेयर, एंड दिस एंगल हेयर which has been constructed for this pitched island is 120 degree to 145 degree. And there is an apron. Apron क्या होता है, जो ये extended portion आपको दिख रहा है यहाँ पे on the ground और below the ground level, ये क्या करता है, erosion से बचाता है इस एरिया को. This is called as the apron. आपको कहीं जगहों पे ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी देखिए, this is the launching apron. ये भी क्या है, एक apron है
that is a protection for the surrounding region. Okay. अगर मैं सेक्शन BB की बात करूँ, in this case you will be seeing that this is the section B. Okay. अगर आप यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं from this zone here, so what will happen, you will be seeing that this is an apron here, यहाँ पे pitched island है, यहाँ पे है और ये है, and this is the top of the guide bank basically. This is the top of the guide bank. तो यहाँ पे आप देखिएगा in this second diagram now we will be seeing this diagram that यहाँ पे pitching है और in this region also pitching is there, and this portion which is nearby the connecting the water level, that is the flow there, तो यहाँ पे ये launching apron यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ज़्यादा distance तक launching apron की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Okay, so this is there and this is the top of the guide bank. Okay, so this is the major construction that is there. Okay, so this is one combined picture which is there, जहाँ पे this is the section AA which has been shown in this diagram, जहाँ पे जो slope है that is 2 horizontal 1 vertical, that is there, 1 vertical is to 2 horizontal, that is the side slope basically, ये वाला slope भी और ये वाला slope भी. Okay, and the deepest scour will be causing in this zone because of the water movement, and the section BB is this wherein you will be seeing like this is the cross section here. So this is the top view basically, ये आपने पूरा गाइड बैंक का टॉप व्यू देखा है इस जोन में, इस वाले डायग्राम में, एंड द डिस्टेंस हेयर यू कैन सी इज 0.25 L एंड दिस इज 1.25 L से 1.5 L तक. ओके, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन to what is the purpose of it and what is the important characteristic of the guide bank. It confines the flood water within a reasonable width of the river. Second point is it provides a non-tortuous approach towards the structure, that is it will not be sinusoidal or a curvilinear path that is there. It was first designed by Mr. Bell, so known as Bell's Bund. Okay. Then it was further designed by Mr. Spring and it is known as guide bank. तो इस तरीके से इसके नाम में बदलाव आया. सेकेंड पॉइंट और द सेकेंड मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग इज द एम्बैंकमेंट. एम्बैंकमेंट क्या होते हैं? एम्बैंकमेंट आर सर्टेन रेज्ड स्ट्रक्चर विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट द वाटर और आई वुड से द फ्लड वाटर टू सिंपली मैनेज एंड इट शुड बी इनसाइड द ड्रेन इटसेल्फ इन द नेचुरल टोपोग्राफी इटसेल्फ. यदि पानी राइज करता भी है तो फिर वो नेचुरल ड्रेन वाले एरिया में ही मौजूद रहे. नो व्हाट हैपेंस हियर व्हेन यू कंस्ट्रक्ट द एम्बैंकमेंट, सो दिस पोर्शन is always prone to erosion. So what you do, you will be doing some stone pitching in this region, but यहाँ पे stone pitching की ज़रूरत है क्या? नहीं, there is not a problem. This is a stone apron. Why stone apron is provided? Why this is provided? So that the water which is present there, it should not take back the silt from this zone, from this soil, from this zone to the river itself. तो इसीलिए यहाँ पे stone apron is provided. Okay, so this is the work of the stone apron and this is the work of stone pitching, and it is being provided on the embankment. So embankments are the constructed in floodplains of the river and it runs parallel to the river banks along its length. Second point is it is provided for most flood prone rivers with low banks. Okay, तो बिहार में आप कई जगहों पर देखेंगे कि these embankments are provided. तो यदि मैं आपको बताऊं तो दिस इज द क्रॉस सेक्शन. ओके, अगर आप अलॉन्ग द लेंथ जाएंगे तो दिस इज कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग इट्स एंटायर लेंथ, अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द रिवर देयर. Okay, so this is the second point that we have discussed, and third point is major disadvantage of it, that is the gradual rise of the bed elevation over the years due to deposition. अब होता क्या है, हमने एक बार कंस्ट्रक्शन तो कर दिया एम्बैंकमेंट का कि हमने एस्टिमेट किया कि इतना जो है पानी राइज करेगा और ये 30 साल के लिए 40 साल के लिए हमने डिज़ाइन कर दिया. बट ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली द रिवर विच विल बी फ्लोइंग विल बी डिपॉजिटिंग इन द सेडिमेंट्स. अब सेडिमेंट यहाँ पे जब डिपॉजिट हो चुके हैं रिवर में, देन व्हाट विल हैपन, द वाटर लेवल विच वॉज इनिशियली in this zone, now the water level will rise, and over the subsequent years what will happen, the water level will again rise to a higher level, and then the embankment will not be of any use and the flood will again be occurring and the flood will be causing destruction in the surrounding floodplain area. So that is a major disadvantage.
नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग. हमने दो डिस्कशन कर लिए हैं, एक है गाइड बैंक का डिस्कशन एंड द एम्बैंकमेंट डिस्कशन. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ग्रॉइंस, जिसको हम स्पर बोलते हैं, डाइक्स बोलते हैं और ट्रांसवर्स डाइक्स बोलते हैं. ओके, सो अगर इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन को देखने से पहले अगर हम एक डायग्राम देखें, सो इफ आई से दिस इज द सेम, दिस इज द फ्लो ऑफ द रिवर, और ये रिवर का लेफ्ट बैंक है और दिस इज द राइट बैंक ऑफ द रिवर. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, व्हेन द वाटर इज फ्लोइंग देन वी वांट कि वाटर शुड बी, let's say if I construct something like this, okay, some structure like this, okay, then what will happen, the water which is there it will be diverted like this. Water which is flowing now, यहाँ पे तो क्या होगा, कुछ रीजन में डिपोजिशन शुरू हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे इसको तुरंत ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, और कुछ पानी का पोर्शन यहाँ पे आएगा एंड देन इट विल मूव ऑन लाइक दिस. तो इट इज़ कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो. तो हमेशा जो ग्रॉइंस होंगे वो कहाँ से होंगे, they will be constructed from the banks. बैंक की साइड से these will be constructed. Now see here, the first point here, that is the structures constructed transverse to the river flow. Okay, तो वही हमने बात करी कि river flow is there in a vertical, let's say in some direction, not in vertical direction but in some direction. Okay, तो जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके ट्रांसवर्स हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया, और जो ये कंस्ट्रक्शन हमने ट्रांसफर्स टू द रिवर फ्लो, दैट इज एट द 90 डिग्री टू द रिवर फ्लो, इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रॉइन. इट एक्सटेंड फ्रॉम द बैंक्स इनटू द रिवर, और आप जानते हैं कि ये राइट बैंक से एक्सटेंड कर रहा है. हमने यहाँ बैंक से स्टार्ट किया, इसको रिवर की तरफ डायरेक्शन में वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट. इट विल बी यूज टू कंट्रोल द इरोजन. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मटीरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट इज़ परमिएबल ग्रॉइन या फिर सॉलिड इम्परमिएबल ग्रॉइन. तो अगर हम इम्परमिएबल ग्रॉइन की बात करें तो जो इसका सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होगा दैट विल बी मेड ऑफ समथिंग, इफ आई से दैट क्ले मटेरियल और क्ले पडल देयर और सैंड विच इज़ देयर विच इज़ इम्परमिएबल. सो some sort of material will be used so that the water does not pass through this groin. Second point is the classification according to its height above the water. If it is a submerged groin then it is a submerged one, if it is not submerged then it is another type of groin. According to the function which it serves, these are classified as attracting, deflecting, repelling and sedimenting groin. इसके बारे में भी हम ध्यान से एक एक करके डिस्कशन करेंगे. Next is some special type of groins, that is Dennehy's T-headed groin and a hockey type groin. It is based upon the shape, basically जिस तरीके का शेप होगा उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया है. तो जो पहला ग्रॉइन है हम फंक्शन के आधार पे हम अब देखना शुरू करेंगे. तो फंक्शन के आधार पे अगर हम बात करें तो इफ़ द फ्लो ऑफ द वाटर इज इन दिस डायरेक्शन, देन you know that if I want to restrict this flow then what will I be doing, I will be constructing a groin. Okay, अब ये groin है, आपको ये अगर आप टॉप व्यू देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज द टॉप व्यू दैट यू आर व्यूइंग. अगर मैं बात करूँ इसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता होगा, तो इट इज़ समथिंग लाइक एन एम्बैंकमेंट ओनली, कुछ एम्बैंकमेंट की तरह ही इसका क्रॉस सेक्शन होगा. ओके, जहाँ पे ये आपका स्टोन पिचिंग हो गई. Okay, this is the stone pitching here. All right, and this is the top of the portion. Okay, तो इस तरीके से ये this is there. So what will happen now in the flow which is taking place, the water will be deflected now. Okay, attracting groin क्यों बोल रहे हैं, because it is attracting the water towards itself and it will be causing a scour hole in this region. Okay, तो ये जो एंगल है दैट इज 45 to 60 डिग्री विद दिस बैंक इन दिस हेयर. तो नॉर्मल टू द जो फ्लो है यहाँ से जो एंगल होगा दैट विल बी व्हाट 45 डिग्री टू दिस 30 डिग्री. ऑलराइट, सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिंग ग्रॉइन विच इज देयर. इसके बारे में यदि हम कुछ बात करें, इट पॉइंट्स डाउन स्ट्रीम इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो. तो आपने यहाँ पे देखा कि दिस इज द अपस्ट्रीम डायरेक्शन एंड दिस इज डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, सो इट पॉइंट्स टू द डाउनवर्ड साइड. Second point is that the water flow will attract towards the bank on which groin is located. Okay, तो water जब यहाँ से चल रहा है, so it will not be moving on to the other side of the bank. जो इधर साइड पे है बैंक में, this is the other side of the bank. इधर की तरफ ना जाके the water has been deflected again towards its own bank.
दिस इज कॉल्ड एज एन अट्रैक्टिंग ग्रोइन। मतलब कि जो पानी इस लेफ्ट बैंक से चला है वो अंततः लेफ्ट बैंक की तरफ ही वापस आ रहा है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक। तो दिस इज कॉल्ड एज एन अट्रैक्टिंग ग्रोइन। सेकेंड पॉइंट इज दैट स्काउर होल्स फॉर्म क्लोजर टू द बैंक, जो कि आपने देखा अभी डायग्राम में भी। थर्ड पॉइंट इज अपस्ट्रीम हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द डाउन स्ट्रीम एज अपस्ट्रीम फेसेस द फ्रंटल अटैक ऑफ फ्लो। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि द एंटायर स्ट्रीम ऑफ वाटर विल बी लाइक दिस हेयर। ओके, सो दिस हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, दिस पोर्शन हेयर। नेक्स्ट इज द रिपेलिंग टाइप ऑफ ग्रोइन। रिपेलिंग मतलब क्या हुआ कि जो करंट यहाँ से चला है, जो पानी का करंट, जो पानी का फ्लो यहाँ से चला है, वो यहाँ इसी बैंक की तरफ ना आकर क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक चला जा रहा है या दूसरी साइड पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ रिपेलिंग ग्रोइन। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर हमने कुछ इस तरीके से एंगल पे हमने ग्रोइन को स्टैब्लिश कर दिया है, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है ग्रोइन को, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो वाटर आ रहा है, ओके, यहाँ पे तो दिस पोर्शन इन दिस जोन, दिस इज अ पोर्शन वेयर इन नो वाटर मूवमेंट विल बी टेकिंग प्लेस। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टिल पॉकेट। इसको हम बोल देते हैं स्टिल वाटर पॉकेट। And the other side of the water, that is this portion, now it will be moving, and because of the velocity here it will be causing a scour, because सारा का सारा movement इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है और यहाँ पे velocity of the water is higher। जब velocity higher है this portion will be scoured in here। तो यहाँ पे तो silting हो रही है और यहाँ पे the scouring is taking place and the water is ultimately moving in this direction। तो ये upstream section से water इधर डाउनस्ट्रीम सेक्शन की तरफ मूव तो कर रहा है, बट देर इज अ सिल्टिंग फिनोमेना दैट इज अकरिंग एंड द स्काउरिंग फिनोमेना। तो ये तो रही बात रिपेलिंग ग्रोइन की। तो अगर मैं बैंक को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ और मैं कहता हूँ कि बैंक इज लाइक दिस एंड वी कंस्ट्रक्ट अनदर, लेट्स से वैसे दैट आई कंस्ट्रक्ट अनदर ग्रोइन हेयर एंड दैट इज अगेन अ रिपेलिंग ग्रोइन। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर इधर पे आया, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे भी अ स्टिल पॉकेट विल बी फॉर्म, जहाँ पे सिल्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो जितनी जल्दी ये स्टिल पॉकेट बन जाए उतना हमारे लिए फ़ायदा है। क्यों हमारे लिए फ़ायदा है कि जब भी सिल्टिंग पॉकेट बन चुका है देन द वाटर विल बी ईजिली मूविंग एंड इट विल बी सिंपली द रिपेलिंग ग्रोइन विल बी सर्विंग इट्स पर्पज देयर। तो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम एट एन एंगल, vertical eddies and deep scour occur adjacent to the groin। So you can see here that the scouring is adjacent to the groin, जहाँ पे ये groin है उसके पास में ही scouring हो जा रही है। जबकि आप attracting groin की बात करें तो scouring is taking place at the same end of the bank but at a slightly larger distance। तो distance पे जाके ये scouring हो रही है। तो repelling groin में second point is this thing here, and third point is a still water pocket is formed and silt gets deposited there, जो हमने discussion किया। Then the last point is it is more advantageous than the attracting groin because it will be deflecting it to the different bank there। Third is the deflecting groin, जहाँ पे as such कुछ silting और scouring नहीं हो रही है and it will be simply deflecting the water flow to the other side of the bank। तो इस बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाती है। जब भी पानी यहाँ पे आगे कलेक्ट नहीं हो रहा है, आई वुड से मूव नहीं कर रहा है, कलेक्ट हो जाएगा तो सिल्टिंग हो जाएगी, तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आई। बट इन केस द वाटर इज मूविंग एंड यहाँ पे यदि ग्रोइन ना होता देन वाटर विद इट्स वेलोसिटी विल बी कॉजिंग इरोजन ऑन दिस बैंक एंड दिस विल बी इरोडेड। बट ग्रोइन की वजह से क्या होता है, दिस बैंक इज प्रोटेक्टेड। सो द बैंक प्रोटेक्शन के लिए वी आर गोइंग फॉर द एनी टाइप ऑफ ग्रोइन बेसिकली। So deflecting groin is constructed perpendicular to the bank, जो आपने देखा डायग्राम में। Its purpose is to deflect the flow without repelling the flow। तो रिपेल नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसको कहीं और पे भेज दे रहा है, ओके, अपनी बैंक की तरफ भी नहीं ले रहा है उसको, बट ये है कि उसको डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जो वाटर मूव कर रहा था उसका डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, ओके। इट इज़ अ शॉर्टर लेंथ देन द रिपेलिंग ग्रोइन एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग लोकल प्रोटेक्शन टू द बैंक। There is one thing that is sedimenting groin, it dampens the flow velocity and causes the deposition of the sediments without repelling or deflecting the flow। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेडिमेंट को डिपॉजिट तो करेगा बट फ्लो को ना ही तो रिपेल करेगा ना ही तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो दैट इज द मेजर पॉइंट हियर।
Second point is it is best suited for the rivers which are carrying considerable amount of sediment in suspension. When they are flowing, suspension मतलब क्या हुआ? When the water is flowing in river, then it is carrying a lot of water in the flowing state. It is not deposited on the river bed, but it is traveling along with the water. So, example is the permeable groins that can be constructed. Now, what is permeable groin? It permits the flow of water through them. All right. Second point is erosive action is reduced due to the dampening of the velocity. So, if I say that an obstruction has been created और ये groin कैसा है? ये groin एक permeable groin है. तो velocity तो यहाँ पे पानी की reduce हो गई, but it is allowing the water to pass through it. तो यहाँ पे जो है, जो velocity कम होने की वजह से क्या होगा कि erosive action is reduced, okay, and it will cause the sediment deposition. So, the water will be depositing the sediments in this area. Next point is, since the flow through these groins does not change abruptly, so these do not cause serious eddies and scour holes. Next point is that it is not suitable for upper reaches of the river because these are not strong enough to resist the shocks and pressures from the debris. So, this is a permeable because that will be allowing the water. तो ये इतना strong भी नहीं है, but ये है कि इसमें जो cost of construction है वो बहुत ही कम हो जाती है. So, that is about the permeable groin, and if you talk about the impermeable groin, so they will not be permitting the flow through them, and they are constructed using locally available material and they are heavily protected on sides by stone pitching, जो कि जो permeable groin है उसमें ऐसा नहीं था. So, with this we come to an end of the few types of groins. अब हमारे पास एक Dennehy's headed groin है and the hockey shaped groin that we will be discussing in the next class, and then we will move on to the bank protection work. Thank you for today. We will be discussing the river training work and the future course of the discharge measurement.